Hello, my dear student. Welcome to रेहान सर कॉमर्स चैनल. वेलकम बैक. तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं TY BCom एंड BF सेमिस्टर 5 का न्यू टॉपिक दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया दैट इज़ इंटरनल कंस्ट्रक्शन. आज से हम स्टार्ट करें नया टॉपिक दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अकाउंट. टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. आज है लेक्चर नंबर 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का. लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग होता क्या है. उसमें मैंने आपको फॉर्मेट बताया था. एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है, कम इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है, वो सब चीज़ मैंने आपको उधर लेक्चर नंबर 1 में बताया था. आज है लेक्चर नंबर 2. देखते हैं आज से हम अपन स्टार्ट कर रहे हैं सम. ठीक है, और आज ही ऐसे कैसा सम ले लिया हो मैंने ताकि आपको पूरी चीज़ जो है समझ आ सके एकदम अच्छे तरीके से. पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर है एकदम आसान. ठीक है, अगर तुम अच्छे से लेक्चर देखोगे तो तुम ये चैप्टर जो है ऑप्शन में रखने सोचोगे ही नहीं. ठीक है, आसान चैप्टर एकदम. सिर्फ बेसिक इतना है कि आपको जो है वर्किंग नोट प्रॉपर बनाना आना चाहिए. अगर वर्किंग नोट आपने प्रॉपर कर लिया तो आपका सम जो है पूरा पूरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक रिटर्न शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग होता क्या है. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी सेविंग को किधर इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ इनकम. ठीक है, आप जो का जॉब करते हो आपको वहाँ से इनकम मिलती है. इनकम मिलने के बाद उसमें से आप कुछ सेविंग करते हो. तो सेविंग जो आपकी जो बचती है वो सेविंग को आप सोचते हो बैंक अकाउंट में से रखने से अच्छा मैं किधर उधर इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरे को और इनकम हो. उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट. क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट. यानी आप अपनी सेविंग्स को कोई भी जगह डिबेंचर में या शेयर्स में या कोई भी असेट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम. तो वैसे ही आपको इस चैप्टर भी ये वैसे ही है. आपको इस चैप्टर में दो चीज़ों में इन्वेस्ट करना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. ठीक है, दो कौन सी चीज़ है. पहला मतलब आपका ये दो जो चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वो दो पार्ट में डिवाइडेड. पहला अपन डिबेंचर और बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, उसके ऊपर अपन इंटरेस्ट कमाएंगे. उसके बाद अपन इसमें शेयर में हम इन्वेस्ट करेंगे और उसके ऊपर डिविडेंड कमाएंगे. ठीक है, तो वैसा ही है. ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. मैंने सब बेसिक चीज़ ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 1 में बता दिया. अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो जाके देख लो पहले लेक्चर नंबर 1. ओके, चलो. Miss Bhagwati entered into the following transaction of purchase and sales of 12% debenture of ₹100 each of मानसी लिमिटेड. ये जो मिस भगवती यानी जो भगवती है वो एंटर हो रही है ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को लेकर परचेज और सेल्स कर रही है. क्या परचेज और सेल्स कर रही है, जो उसने 12% डिबेंचर खरीदी थी. किसके 12% डिबेंचर उसने खरीदी है, मानसी लिमिटेड का. उसने 12% डिबेंचर, ये डिबेंचर का रेट है यानी वो 12% उसने डिबेंचर क्या करी है, मानसी लिमिटेड का परचेज करी है. और डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100. ये समझा. ठीक है, क्या भगवती जो है एंटर हो रही है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 इज ऑफ मानसी लिमिटेड. इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर. अभी भगवती ने ये मानसी लिमिटेड का डिबेंचर परचेज करी. तो डिबेंचर परचेज करी तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा. मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बता दिया कि भाई आप अगर डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. तो इंटरेस्ट हो सकता है आपको महीने भर का इंटरेस्ट मिले, साल भर में 2 बार इंटरेस्ट मिले, साल भर में 4 बार इंटरेस्ट मिले. ठीक है, 2-2 महीने से इंटरेस्ट मिले. ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट आपको कितनी बार मिल रहा है, ये भगवती को इंटरेस्ट कितनी बार मिल रहा है, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है. पहले बार उसको साल में कभी इंटरेस्ट मिल रहा है 30 जून को, और दूसरी बार उसको इंटरेस्ट कब मिल रहा है 31 दिसंबर एवरी ईयर. हर साल वैसे ही मिल रहा है यानी साल में उसको सिर्फ 2 बार ही इंटरेस्ट मिल रहा है. किस पे इंटरेस्ट मिल रहा है,
ये जो 12% डिबेंचर उसने मानसी लिमिटेड का परचेज करी है ना, उस पर। ठीक है, ट्रांजैक्शन आर एस अंडर। ठीक है, अब वो क्या कितने डिबेंचर खरीद रही है पूरे साल में और कितने डिबेंचर बेच रही है पूरे साल में, वो सब इंफॉर्मेशन इधर दी है। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन का ईयर एंड क्या दिया है वो अपन देखेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट का सम सॉल्व कर रहे हो तो ईयर एंड देखना मस्ट होता है। ठीक है, ताकि वो अपने को क्या बनाना होता है, टाइमलाइन बनाना होता है। टाइमलाइन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% डिबेंचर इन द बुक ऑफ भगवती फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2025। यानी इधर ईयर एंड डेट क्या दिया है, 31 मार्च 2025, यानी ईयर एंड हो रहा है आपका 31 मार्च 2025 को। तो एंड कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2024 को आपका ईयर स्टार्ट हुआ होगा। तो उस हिसाब से अपने को वैसे टाइमलाइन बनाना है, यानी आप कैलेंडर बनाते हो ना फाइनेंशियल ईयर, वैसा आपको एक टाइमलाइन इधर बनाना है। द मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च 2025, मार्केट वैल्यू यानी आपका क्लोजिंग स्टॉक दिए। मार्केट वैल्यू आपने नाम सुना होगा, 11-12 में हमने पढ़ा है आप लोग ने अकाउंट्स में। मार्केट वैल्यू, ठीक है, आपका साल ख़त्म होने के, आपका जो डेट पे साल ख़त्म हो रहा है और वो डेट पे अगर आपको मार्केट वैल्यू दिया है तो आपको ये देखना है कि आपको कॉस्ट वैल्यू आपकी कम है कि मार्केट वैल्यू कम है। दोनों में से जो भी कम रहेगा, मतलब कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू, वो आपको कॉस्ट कॉलम में लिखना है। सर कॉस्ट वैल्यू का दिया है वो अपन निकालेंगे, जो आपका कॉस्ट का बैलेंस आएगा ना, ये कॉस्ट का जो भी बैलेंस आएगा वो उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, अपने को कॉस्ट वैल्यू मिलेगी, अपने को मार्केट वैल्यू दी है, वो दोनों में से देखेंगे, जो भी छोटी वैल्यू होगी दोनों में से वो अपन कॉस्ट के इसमें लिखेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए शॉर्ट में मैंने आपको दिया हो। कितना दिया है मार्केट वैल्यू, 67,500 ऑफ द इन्वेस्टमेंट सेट इन्वेस्टमेंट, अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30। ठीक है, चलो अभी इधर ईयर एंड डेट क्या दिया है, 31 मार्च 2025 आपका ईयर डेट है, ईयर एंड है। तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को आपका ईयर स्टार्ट हुआ है। तो उस हिसाब से आपको ऐसा टाइमलाइन बनाना। ये लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया, ये ऐसा आपको हर सम में ये टाइमलाइन आपको बनाना है। अगर आप डिबेंचर और बॉन्ड्स वाला सम सॉल्व कर रहे हो तो हर डिबेंचर और बॉन्ड्स वाले सम में आपको मस्ट टाइमलाइन बनाना कंपलसरी है। किसमें, डिबेंचर और बॉन्ड्स वाले सम में। ठीक है, और हर एक ट्रांजैक्शन का आपका क्या बनाना है, वर्किंग नोट बनाना है। हर एक ट्रांजैक्शन को, जो भी परचेज कर रही है, सेल्स कर रही है या कर रही है, तो आपको हर एक उसका क्या बनाना है, वर्किंग नोट बनाना। ठीक है, तो वर्किंग नोट बनाने से पहले आपको एक टाइमलाइन बनाना है। टाइमलाइन में अपन क्या लिखते हैं कि भाई कौन सी डेट पे वो कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहा है क्या कर रही है, मतलब कौन से महीने में कौन से डेट पर क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो अपन टाइमलाइन में लिखते हैं। टाइमलाइन में क्या लिखते हैं, कौन से मंथ में कौन सी मंथ में कौन सी डेट पर, वो कौन सी मंथ में से वो कौन सी डेट पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो अपन लिखते। अब इधर अपन क्वेश्चन देखते हैं कि भाई कौन सी डे मंथ में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, फिर अपन इधर आके लिखेंगे। मतलब क्वेश्चन में अपने को दिया है कि भाई ये महीने में ये दिन वो परचेज कर रही है या सेल्स कर रही है, तो वो अपने को इधर लिखना है टाइमलाइन में। टाइमलाइन में क्या लिखते हैं कि भाई कौन से महीने में कौन से दिन क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो अपन इस वजह से टाइमलाइन प्रिपेयर करते हैं। ये आपका ईयर एंड डेट था 31 मार्च 2025, तो एंड स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2024। ठीक है, अब इधर सबसे पहले ट्रांजैक्शन दिया है 1 अप्रैल 2024 को, वो क्या कर रही है, 800 डिबेंचर, ओपनिंग बैलेंस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹76,000। इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस का डायरेक्टली कॉस्ट निकाल के लिया। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट का सम सॉल्व करो ना, सबसे पहले आपका ईयर एंड डेट देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आपका इस क्वेश्चन में ईयर एंड डेट था 31 मार्च 2025, तो ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2024। अगर आपका जो महीने में आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है और वो महीने का पहले ही डेट पर, अब इधर जैसा 1 अप्रैल 2024 को आपका महीना स्टार्ट हो रहा है, मतलब साल स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपका, हमेशा याद रखना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट का सम सॉल्व करो, जब भी आपका साल स्टार्ट हो रहा है, साल स्टार्ट होने के पहले महीने में पहले ही तारीख पे अगर कुछ ट्रांजैक्शन दिया है तो उस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं
ओपनिंग ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन का अपन क्या बोलते हैं, ओपनिंग ट्रांजैक्शन। अब इधर जो है लिख के आया था क्या भाई, ये ओपनिंग बैलेंस है। हर सम में कोई सम में लिख के नहीं आता है, वो अपने को समझना होता है डेट से, डेट दिया होगा, मगर कोई सम में लिख के नहीं आता है कि भाई ये ओपनिंग है कि क्या है, तो आपको समझ आना चाहिए। इसलिए मैंने बताया जब भी आपका साल स्टार्ट हो रहा है और साल स्टार्ट होने के पहले ही महीना, पहले ही तारीख को अगर कुछ ट्रांजैक्शन दिया है, वो ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं ओपनिंग ट्रांजैक्शन। ओपनिंग ट्रांजैक्शन आपको कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में सम का फॉर्मेट भी बताया था कि सम का फॉर्मेट कैसा प्रिपेयर करना है। आपका एक पेज पे सम का फॉर्मेट नहीं प्रिपेयर, एक पेज पे प्रिपेयर करोगे तो एकदम खिचड़ी बन जाएगी, और अपने को खिचड़ी नहीं बनाना है, खुला खुला लिखना है। तो एक पेज पे आपका सम नहीं बनेगा, ऐसा आजू बाजू वाला 2 पेज लेना है। क्या बनवाओगे, डेबिट डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट, नॉमिनल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, कॉस्ट। ये हो गया आपका डेबिट साइड। आप परचेज करोगे तो आप लिखोगे डेबिट साइड। अब डेट, फिर सेकेंड पेज पे रिटर्न, डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट, नॉमिनल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, कॉस्ट। ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। आप सेल्स करोगे इन्वेस्टमेंट को तो लिखोगे क्रेडिट साइड। ऐसा आगे पीछे वाला पेज नहीं लेना, ऐसा आगे पीछे यानी ऐसा आगे पीछे वाला पेज नहीं लेना, आजू बाजू वाला पेज लेना, ठीक है। अब टॉप पे क्या लिखोगे, पहले दो, इन द बुक ऑफ मिस भगवती, जिसकी बुक बना रहे हो उसका नाम, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर ऑफ मानसी लिमिटेड। ये मिस भगवती ने कौन सी कंपनी ने इन्वेस्ट करी थी, मानसी लिमिटेड के, उसमें उसने इन्वेस्ट करी। वो इन्वेस्ट कर रही है 12% डिबेंचर ऑफ मानसी लिमिटेड। और फिर ईयर एंड डेट, फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2025। फिर आपको लिखना है ब्रैकेट बना के, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट कब मिल रहा है, साल में 2 बार मिल रहा है, 30 जून, 31 दिसंबर। तो आपका ऐसा लिखना है 30 जून, 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो ये आपका सम का फॉर्मेट। चलो अब सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यह टाइमलाइन में सबसे पहला कौन से दिन क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, कौन से महीने में कौन से दिन क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है वो लिख देते हैं। अप्रैल में क्या ट्रांजैक्शन है, 1 अप्रैल 2024 को 800 डिबेंचर ओपनिंग है। अप्रैल में ना, तो अप्रैल में 1 अप्रैल, ठीक है। ट्रांजैक्शन कौन सा है, ओपनिंग, तो ओपी, ठीक है। मई में कुछ भी नहीं है, जुलाई में है। मई में इधर अपने पास कुछ भी नहीं बोला, इधर एक जून है। 1 जून 2024 को वो 300 डिबेंचर बेच रही है, तो 1 जून को वो डिबेंचर क्या कर रही, बेच रही है, एस तो सोल्ड। और 30 जून को अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, इधर बोला है ना 30, तो जून के महीने में 2 ट्रांजैक्शन है। पहले 1 जून को वो बेच रही है और 30 जून को उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आई इंटरेस्ट, ठीक है। जुलाई में कुछ नहीं है, अगस्त में भी कुछ नहीं है। सितंबर, 1 सितंबर 2024 को वो 700 डिवेंचर क्या कर रही है, परचेज कर रही है। तो सितंबर में क्या, 1 सितंबर को क्या कर रही है, वो परचेज कर रही है। उसके बाद 1 दिसंबर को वो 400 डिवेंचर रिटर्न परचेज कर रही है। तो अक्टूबर में नहीं है, नवंबर में नहीं है, दिसंबर है ना, हाँ। तो 1 दिसंबर को वो क्या कर रही है, परचेज कर रही है, और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल रहा है इसको मानसी लिमिटेड से। 1 डिबेंचर को वो परचेज कर रही है और 31 दिसंबर को। एंड तक लेक्चर देखो तो आपको समझ आएगा, बीच में लेक्चर छोड़ के जाओगे तो बिल्कुल नहीं समझोगे, तो एंड तक देखो पूरा। 31 दिसंबर को उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। उसके बाद जून में नहीं है, जनवरी में कुछ नहीं है, फेब में वो क्या करी, 900 सेल करी, तो इधर 1 2 डेट लिखेंगे, क्या कर रही है, एस, और मार्च में क्लोजिंग। तो ये टाइमलाइन बना रही है। अब टाइमलाइन बना रही है तो अपने को मालूम है कि भाई कौन से इस पर क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, बार बार आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इधर जैसा देखो, 1 अप्रैल 2024 का क्या ट्रांजैक्शन है, आपका ओपनिंग ट्रांजैक्शन है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, मैंने क्या बताया, हर एक ट्रांजैक्शन का आपको वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या, अब वर्किंग नोट नंबर 1 तो बना दी, मगर जो है इधर अपने को ऑलरेडी कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो
डायरेक्टली लिख देते हैं, फिर अपने को ओपनिंग का बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहला क्या ट्रांजैक्शन है आपके पास, ओपनिंग। तो ओपनिंग का लिखोगे डेबिट साइड। तो 1 अप्रैल 2024 को क्या है, ओपनिंग। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग को हम क्या नाम देंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग यानी पिछले साल का क्लोजिंग, ये पिछले साल का क्लोजिंग है, तो करंट ईयर में आके वो क्या बन गया है, ओपनिंग, ठीक है। अब इसका कितना नंबर ऑफ डिबेंचर है, 800, ठीक है। 800 डिबेंचर ओपनिंग, और डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू 100। तो 800 इंटू 100 करोगे तो आपका टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा इधर, 80,000। 800 डिबेंचर था और डिबेंचर का वो था फेस वैल्यू 100, तो 800 इंटू 100 करना, तो आपका टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा, 80,000। कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है 76,000। अब क्या फाइंड करोगे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसा फाइंड करते हैं, अगर हमेशा याद रखना, अगर ओपनिंग बैलेंस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो उसको हम बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 आ जाएगा इधर। चलो, इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल 2024। अब इंटरेस्ट जो होता है वो नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, हमेशा याद रखो, इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो आपकी नॉमिनल वैल्यू क्या है ओपनिंग बैलेंस की, 80,000। तो 80,000 इंटू आपका डिबेंचर का रेट क्या है, डिबेंचर का रेट है हमारा 12। तो 12/100 इंटू, पिछले बार इंटरेस्ट कब मिला था, अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई हर साल 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर 2024-25 में आप अपने कौन से इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन से ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2024-25 के लिए, ठीक है। तो अगर 2024-25 में भगवती को 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 23-24 में भी 30 जून 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिला होगा, क्योंकि इधर एवरी ईयर वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो पिछले साल भी इसको इंटरेस्ट जो है वो 30 जून और यानी साल में सिर्फ 2 बार ही इंटरेस्ट मिल रहा था, 30 जून और 31 दिसंबर, ठीक है। तो पिछले बार अब इसको इंटरेस्ट कब मिला है, 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिला, और अपना इधर तो 31 दिसंबर को मिला है ना, तो इस दिसंबर का महीना काउंट नहीं होगा क्योंकि 31, तो पूरा महीना होगा जैन फेब मार्च, 3 महीना, और साल में कितने दिन होते हैं, 12, तो डिवाइडेड बाय 12। इधर 3 महीना कहाँ से आया समझा, पिछले बार इंटरेस्ट उसको कब मिला, 31 दिसंबर को, जनवरी में नहीं मिला, फरवरी में नहीं मिला, मार्च में नहीं मिला। एक ओपनिंग का 1 अप्रैल का तो अपना नया साल चालू हो गया, तो वो 1 अप्रैल काउंट नहीं होगा, सिर्फ 3 महीना, समझा, अप्रैल का महीना काउंट नहीं होगा, सिर्फ 3 महीना। चलो, अब कैलकुलेट, आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर अलाउड है एग्ज़ाम में, तो कैलकुलेटर पे 80,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका इंटरेस्ट कितना आया, 2,400। बस इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट के कॉलम में लिख दो 2,400, समझा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। एक ट्रांजैक्शन आपका हो गया, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन हो गया, मई में कुछ नहीं है, जुलाई में 2 ट्रांजैक्शन है। पहला क्या ट्रांजैक्शन है, वो बेच रही है 1 जुलाई को और 31, सॉरी जुलाई नहीं, जून, मई में कुछ नहीं ट्रांजैक्शन है, जून में ट्रांजैक्शन है, जुलाई बोल दिया मैंने, जुलाई नहीं जून। 1 जून को वो बेच रही है और 30 जून को उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो बेच रही है, तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। मैंने आपको बताया, परचेज करोगे तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड, सेल्स करोगे तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड क्या फॉर्मेट में, और लिखो 1 जून 2024, वो क्या कर रही हो, बेच रही, तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। अगर आप ब्रैकेट बना के लिख सकते हो तो लिखो सेल्स, ऐसा लिखना चाहो तो लिखो, कंपलसरी नहीं। बैंक अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, तो बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 2, अब इसका नॉमिनल वैल्यू क्या आएगा, वो कितना डिबेंचर बेच रही है, 300 डिबेंचर बेच रही है ना,
300 डिबेंचर बेच रही है और डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100, तो टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना होगा 100 इन 300। वो बेच रही है 300 डिबेंचर, 300 नंबर ऑफ डिबेंचर कितना सेल्स कर रही है 100, और डिबेंचर का फेस वैल्यू की नंबर ऑफ डिबेंचर कितना बेच रही है वो 300, और डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है 100, तो 100 इंटू 300 करो तो आपका नॉमिनल वैल्यू आएगा 30,000। ठीक है, अब इसका अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो, तो वो 300 डिबेंचर बेच रही है। एक डिबेंचर कितने का बेच रही है वो, एक डिबेंचर 300 डिबेंचर वो सोल्ड कर रही, तो एक डिबेंचर कितने का बेच रही है 105 का, एक डिबेंचर वो 105 का बेच रही है एक डिबेंचर, तो टोटल कितना बेच रही है 300, तो 300 इंटू 105 करोगे तो आपको आएगा कॉस्ट। मगर ये जो इन्वेस्टमेंट बेच रही है ना, डिबेंचर जो बेच रही है वो कौन से प्राइस पे बेच रही है, कम इंटरेस्ट पे बेच रही है। कौन से प्राइस पे बेच रही है, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इस जो आपका कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, कम इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होता है। तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फिर आपका जो कॉस्ट में से इंटरेस्ट माइनस होगा, फिर आपको क्या मिलेगा, आपका एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अब जो अपन कॉस्ट पहला कैलकुलेट करेंगे ना, जो भी अभी आपका कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस और इंटरेस्ट प्राइस दोनों भी मिला होगा। कम इंटरेस्ट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्राइस और इंटरेस्ट प्राइस दोनों भी ऐड होते हैं। तो अपने को क्या करने का होता है कि भाई इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वो कम इंटरेस्ट के प्राइस में से इंटरेस्ट माइनस करने का होता है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगा। अपने को क्या करना होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके कम इंटरेस्ट के कॉस्ट में से, कम इंटरेस्ट के कॉस्ट में से इंटरेस्ट माइनस करना होता है, तो अपने को मिल जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 क्या कर रहे, सेल्स कर रहे, सेल्स ऑन 1 जून 2024। ठीक है, सेल्स कर रहे, कितना डिबेंचर सेल्स कर रहे, 300 डिबेंचर सेल्स कर रहे हैं, और एक डिबेंचर कितने में बेच रहे हैं 105, और कौन से प्राइस पे बेच रहे हो, कम इंटरेस्ट पे। तो ब्रैकेट बना के लिखो कम इंटरेस्ट, ब्रैकेट बना के उधर लिखना है कम इंटरेस्ट। एक डिबेंचर 105 में अपन बेच रहे हैं, टोटल डिबेंचर है 300, तो 300 इंटू 105 करो तो आपका कॉस्ट आएगा 31,500। ये जो 31,500 आया ना, इसमें इन्वेस्टमेंट प्राइस और इंटरेस्ट प्राइस दोनों भी मिला हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट वो भगवती बेच रही थी वो कम इंटरेस्ट प्राइस पे बेच रही थी, तो कम इंटरेस्ट प्राइस के कॉस्ट के अंदर, कम इंटरेस्ट प्राइस के कॉस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट प्राइस दोनों मिला होता है। तो अपने को क्या करना है, अभी अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जो भी अपना इंटरेस्ट आएगा वो ये कॉस्ट में से अपन माइनस करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, एक्चुअल कॉस्ट। तो चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जैसा इधर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वैसे अभी इधर करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, नॉमिनल वैल्यू पर। तो नॉमिनल वैल्यू क्या है, अपन इधर निकाला 30,000 नॉमिनल वैल्यू है, तो 30,000, 300 डिबेंचर बेच रही ना, डिबेंचर का फेस वैल्यू 100, तो 30,000 नॉमिनल वैल्यू आया टोटल। 30,000 इंटू डिबेंचर का रेट कितना है 12, तो 12/100 इंटू, अब पिछले बार इंटरेस्ट कब मिला था सर, 1 अप्रैल, नहीं, ये तो इसका इंटरेस्ट मिला है ना, ओपनिंग बैलेंस का इंटरेस्ट इसमें था, अपन ने कैलकुलेट किया। पिछले बार इंटरेस्ट उसको 31 दिसंबर को ही मिला है। ये जो अपन ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो ओपनिंग बैलेंस का कैलकुलेट किया। ठीक है, तो पिछले बार इंटरेस्ट उसको 31 दिसंबर का ही 31 दिसंबर को ही मिला है, तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिला, तो दिसंबर का महीना का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और 1 जून नहीं आएगा, 1 जून का महीना काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 जून को तो भेज रही हो। ठीक है, तो कितना महीना आया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना।
तो 5 डिवाइडेड बाय 12, तो क्या फटाफट कैलकुलेट कर देंगे, 30,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, तो इंटरेस्ट कितना आया 1,500। अब इंटरेस्ट आया तो अभी अपन कौन से इसमें कम इंटरेस्ट, अपने को अभी इसका कॉस्ट निकालना, तो कॉस्ट कैसा निकलेगा इसका, कम इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो कम इंटरेस्ट कितना था 31,500 माइनस इंटरेस्ट 1,500 करो, तो आपका कॉस्ट कितना आया 30,000। यानी आपने जो टोटल 300 डिबेंचर कितने में बेचा, ये जो 300 डिबेंचर कितने में बेचा 30,000 में, ये 300 डिबेंचर वो भगवती ने बेची, तो अभी इंटरेस्ट भी मिल गया, कॉस्ट भी मिल गया। अब क्या करोगे, लिख दोगे इंटरेस्ट कितना आया था 1,500, तो 1,500, कॉस्ट कितना आया 30,000, तो 30,000। अब हमेशा याद रखना जब भी आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे, मतलब जब भी आप डिबेंचर बेचोगे, तो आपको ये देखना है कि आपने बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। परचेज के इसमें ये नहीं देखना पड़ता है, मगर जब भी आप इन्वेस्टमेंट बेचते हो, ठीक है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो हमें ये देखना होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट जो हमने बेचा वो हमको उससे हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यानी हमने जो भी इन्वेस्टमेंट बेचा उससे हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वह हमको देखना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसके लिए क्या है फॉर्मूला है, तो वर्किंग नोट नंबर 3, प्रॉफिट या तो फिर लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब तक अपने को मालूम नहीं ना क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, कभी वो करे थे, ठीक है। चलो अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अभी इधर जो अपन क्या फाइंड कर रहे हैं कि भाई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो ये अपना सेल्स का कॉस्ट है, यानी 300 डिबेंचर अपन ने ये 30,000 में बेचा, तो अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं कॉस्ट, कि ये 300 डिबेंचर अपन ने कितने में खरीदा था, फिर उसका डिफरेंस देखेंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ये तो अपन ने जो फाइंड किया वो अभी बेचने वाला प्राइस फाइंड किया, अभी वो 300 डिबेंचर वो भगवती ने कितने में खरीदी थी वो अपन इधर फाइंड कर रहे हैं। तो ये कॉस्ट फाइंड करने के लिए कॉस्ट का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज सोल्ड अपॉन नंबर ऑफ टोटल सिक्योरिटीज इनटू टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ सेल्स। कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि अभी अपन ये सेल्स निकल, अब कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड अपॉन नंबर ऑफ टोटल सिक्योरिटी अब इनटू टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ सेल। नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड, कितना सिक्योरिटी बेचा 300, नॉमिनल वैल्यू लेने का कितना बेचा, ये नंबर ऑफ डिबेंचर है, नॉमिनल वैल्यू लो, इससे भी करोगे तो भी आंसर वो आएगा, नॉमिनल वैल्यू से भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है। तो मैंने नॉमिनल वैल्यू ले रहा हूँ, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड 30,000 अब नंबर ऑफ टोटल सिक्योरिटीज, तो टोटल यानी नॉमिनल कॉलम का टोटल, ये नॉमिनल अमाउंट के कॉलम का टोटल लेने का, पहला डेबिट ऐड करने का, फिर क्रेडिट में कुछ रहा तो डेबिट अमाउंट में से क्रेडिट अमाउंट माइनस करने का, ठीक है। तो डेबिट अमाउंट में इधर कितना है 80,000, अब इसमें से देखेंगे अगर कुछ क्रेडिट में है तो इधर 30, नहीं ये नहीं लेने, जो डेट का आप ट्रांजैक्शन सेल्स सॉल्व कर रहे हो, अभी ये 1 जून को वो बेच रही थी ना, तो जो डेट पे अपन बेच रहे हैं वो डेट का ट्रांजैक्शन नहीं देखते,
जो डेट का अपन प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं वो डेट का ट्रांजैक्शन अपन नहीं देखते। तो ये डेट का अपन उसने बेची तो ये फाइंड करें कि प्रॉफिट हो रहा है, उसने बेची तो लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर कुछ और ट्रांजैक्शन होता क्रेडिट में तो डेबिट अमाउंट का नॉमिनल वैल्यू क्रेडिट अमाउंट के नॉमिनल वैल्यू से माइनस करते तो अपने को मिलता नंबर ऑफ टोटल सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब कितना है 80,000, तो क्रेडिट में कुछ है ही नहीं माइनस करने के, इनटू टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ सेल्स। कॉस्ट का टोटल लेने का, पहले डेबिट साइड का टोटल, फिर डेबिट साइड के टोटल से माइनस करने का क्रेडिट साइड के टोटल को। तो पहले डेबिट साइड का कॉस्ट का टोटल ऐड करो, एक ही है 76, अब माइनस करेंगे क्रेडिट साइड के टोटल तो 30। नहीं, मैंने क्या बताया, जो डेट का अपन ट्रांजैक्शन सॉल्व कर रहे हैं वो डेट का कुछ भी हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो इधर ये माइनस नहीं हो, इसके ऊपर कुछ और रहता कॉस्ट के कॉलम में तो माइनस करते हैं। अगर अपन इसी डेट का ये निकाल रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो इस डेट को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो 76,000। अब कैलकुलेट करो, 30,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 76,000, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आया 28,500। ये क्या आया, कॉस्ट आया, ठीक है। अब तो आपने बेचा, ये आपने जो 300 डिबेंचर खरीदा था 28,500, मतलब ये जो 300 डिबेंचर है वो आपने खरीदा था 28,500 में और उसको बेचा 30,000 में, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो कितने का प्रॉफिट हुआ अभी निकालना, तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस कितना था 30,000, अगर लॉस होता तो लॉस इज इक्वल्स टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट, और कॉस्ट कितना था, तो कितना आया प्रॉफिट 30,000 में माइनस करेंगे 28,000, तो आपका प्रॉफिट हुआ 1,500 का प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट हुआ तो आप लिखोगे किधर, डेबिट साइड, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं, 1 जून 2024 प्रॉफिट हुआ तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 3 डायरेक्टली कॉस्ट कॉलम में 1,500। समझा, क्लियर है। चलो पढ़ते हैं आगे की एंट्रीज पर फटाफट। अब 1 जून को उसने बेच दी तो 30 जून को उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, नॉमिनल वैल्यू पर। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, नॉमिनल। तो टोटल नॉमिनल वैल्यू लेने का और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट। इधर डेबिट में पहला देखो, डेबिट में इधर नॉमिनल वैल्यू कितना है 80,000, तो क्रेडिट में है क्या कुछ नॉमिनल वैल्यू, हाँ है। अब क्या करोगे, डेबिट के अमाउंट में को माइनस करेंगे क्रेडिट अमाउंट से, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा नॉमिनल, उस पर फिर अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो डेबिट अमाउंट है इधर 80 में से 30 माइनस करोगे तो आपका नॉमिनल वैल्यू आएगा 50,000। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन 30 जून 2024। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है आपका, इधर 80 है, क्रेडिट में भी है ना, तो 80 माइनस 30 तो 50,000 आएगा नॉमिनल वैल्यू। 50,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू पिछले बार इंटरेस्ट कब मिला है, 31 दिसंबर को ही मिला है। तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिला है, जनवरी में नहीं मिला, फरवरी में नहीं मिला, मार्च में नहीं मिला, अप्रैल में नहीं मिला, मई में नहीं मिला, और अभी जो मिल रहा है वो 30 जून को मिल रहा है, 30 तारीख को मिल रहा है ना, तो 30 जून का भी महीना काउंट करेंगे। 30 तारीख को इंटरेस्ट मिल रहा है तो जून का महीना भी काउंट करेंगे। तो कितने महीने हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना, 6 डिवाइडेड बाय 12। अगर 1 जून को इंटरेस्ट मिल रहा होता तो जून का महीना काउंट नहीं करते, मगर इंटरेस्ट कब मिल रहा है 30 जून को, तो जून का महीना भी काउंट होगा,
ठीक है। 50,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो इंटरेस्ट कितना आया? 3,000 आपको क्या आया? इंटरेस्ट आया। तो ये 3,000 इंटरेस्ट आया, तो इंटरेस्ट इनकम हुआ ना आपका, डिबेंचर आपने जो खरीदा था वो इनकम हुआ आपका, तो इनकम हुआ तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड। तो 30 जून 2024 बाय बैंक अकाउंट, और अगर ब्रैकेट चाहिए तो लिख दो उधर इंटरेस्ट, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 4, डायरेक्ट सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में लिखोगे, नॉमिनल और कॉस्ट के कॉलम में डैश। इंटरेस्ट कॉलम में कितना लिखोगे? 3,000, समझा? चलो, अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जुलाई में कुछ नहीं है, अगस्त में नहीं कुछ नहीं है, सितंबर, 1 सितंबर को क्या कर रही है? परचेस कर रही है। तो कितना डिबेंचर परचेस कर रही है वो 1 दिसंबर को? 1 दिसंबर को वो, सॉरी सितंबर, दिसंबर बोल दिया मैंने, जुलाई में कुछ नहीं है, अगस्त में नहीं, सितंबर, 1 सितंबर को वो परचेस कर रही है। कितने डिबेंचर परचेस कर रही है? 700, और कौन से प्राइस पे परचेस कर रही है? एक्स इंटरेस्ट पर। एक्स इंटरेस्ट मतलब सिर्फ कॉस्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट प्राइस ही, मतलब आपका जो कॉस्ट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता। एक्स इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है, सिर्फ खाली कॉस्ट अमाउंट ही रहता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही रहता है। मगर कम इंटरेस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट प्राइस और इंटरेस्ट प्राइस दोनों मिला होता है। तो अपन कम इंटरेस्ट में क्या करते? इंटरेस्ट फाइंड करते और कॉस्ट में से माइनस करते, मगर एक्स इंटरेस्ट में ऐसा नहीं करना। एक्स इंटरेस्ट में अपने को, एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। चलो, वर्किंग नोट नंबर 5, परचेस ऑन 1 सितंबर 2024, कितना परचेस कर रही है वो? तो 700 डिबेंचर, और एक डिबेंचर वो 98 में परचेस कर, एक डिबेंचर वो 98 में परचेस कर, तो टोटल कितने डिबेंचर परचेस करी? 700, तो 700 इंटू 98, ब्रैकेट बना के लिखो एक्स इंटरेस्ट, ताकि आपको समझे। कैलकुलेट करो, 700 इंटू 98, तो कॉस्ट कितना आया? 68,600, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या निकालोगे? कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? नॉमिनल वैल्यू पर। नॉमिनल वैल्यू आपका कितना है? 700 डिबेंचर था, ठीक है, और आपका फेस वैल्यू था 100, तो 700 इंटू 100 करोगे तो आपका नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा 70,000। तो 70,000 इंटू 12, डिवेंचर का रेट 12 था, अपॉन 100 इंटू। अब पिछले बार इंटरेस्ट कब मिला? अभी अपन ने जस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, पिछले बार इंटरेस्ट करंट ईयर में मिल गया, 30 जून को मिला, तो जून का महीना काउंट नहीं होगा, जून के महीने का जून में मिल गया। जुलाई में नहीं मिला, अगस्त में नहीं मिला, 2 महीना। 1 सितंबर को तो वो परचेस करी, तो सितंबर का महीना काउंट नहीं होगा। जुलाई में नहीं मिला, अगस्त में नहीं मिला, तो 2 डिवाइडेड बाय 12, फटाफट कैलकुलेट करो। 70,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, सॉरी तो गलती हो गई फटाफट में। 70,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, तो आपका जो इंटरेस्ट आया वो आया 1,400। अभी ये गलती नहीं करना, एक्स इंटरेस्ट प्राइस में आप इंटरेस्ट इंक्लूड करके फिर आप कॉस्ट सिखाओगे, नहीं। आपका जो ये कॉस्ट आया यही आपका एक्चुअल कॉस्ट है, इसमें आपको इंटरेस्ट ऐड नहीं करना है। जैसे कम इंटरेस्ट में आप इंटरेस्ट माइनस करते तो एक्स इंटरेस्ट में ऐड कर दोगे, नहीं। ये जो कॉस्ट है यही कॉस्ट आपको लिखना है, समझा? कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है तो अपन क्या करते हैं? इंटरेस्ट फाइंड करते और माइनस करते हैं कॉस्ट में से। और एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या किए थे? परचेस किए थे, तो परचेस किए थे तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। कौन सी तारीख को? 1 सितंबर 2024 को परचेस कर रहे थे, तो परचेस किए थे तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, पैसा आया, पैसा गया ना बैंक अकाउंट,
तो चाहिए तो ब्रैकेट बना के लिख दो परचेज। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो ब्रैकेट बनाओ, तो ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 5, नॉमिनल वैल्यू कितना है इसका 70,000, इंटरेस्ट कितना है 1,400, अपन ने कैलकुलेट किया ना, और कॉस्ट कितना है 68,600, समझा। तो ये ट्रांजैक्शन भी होगी। अब वर्किंग नोट नंबर 6, अक्टूबर में कुछ नहीं है, नवंबर में कुछ नहीं है, दिसंबर में 2 ट्रांजैक्शन है। पहला जो 1 तारीख को वो परचेज कर रही है और 31 दिसंबर को उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। 1 तारीख को परचेज, 1 दिसंबर को परचेज कर रही है और 31 दिसंबर को उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो चलो वर्किंग नोट नंबर 6, परचेज ऑन 1 दिसंबर 2024, कितना डिबेंचर परचेज कर रही है 1 दिसंबर को 400 डिबेंचर परचेज कर रही है, और कौन से प्राइस पर, कम इंटरेस्ट पर। कम इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, तो माइनस करेंगे। चलो, तो कितने डिबेंचर वो परचेज कर रही है 400, तो 400 इंटू, एक डिबेंचर कितने में खरीद रही हो 108 में, तो टोटल कितने डिबेंचर खरीद रही है 400 डिबेंचर, एक डिबेंचर हो 108 में खरीदो, 400 डिबेंचर, तो उस हिसाब से कॉस्ट कितना हुआ, ये कौन से प्राइस पे परचेज करी है, कम इंटरेस्ट पर, तो कॉस्ट कितना आएगा 400 इंटू 108, तो कॉस्ट आया आपका 43,200। अब ये जो कॉस्ट आया इसमें इन्वेस्टमेंट प्राइस और इंटरेस्ट प्राइस दोनों भी मिला हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, क्यों मिला हुआ है, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्राइस और इंटरेस्ट प्राइस मिला हुआ होता है। तो अपन क्या करते हैं, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ये कॉस्ट में से माइनस करते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, एक्चुअल कॉस्ट मिलता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, नॉमिनल वैल्यू। इसका नॉमिनल वैल्यू क्या आएगा, 400 डिबेंचर है, 400 इंटू 100 करोगे तो 40,000, तो 40,000 इंटू 12, 100 क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू डिबेंचर का 100 था ना। अब पिछले बार इंटरेस्ट जून में मिला अपने को, 30 जून को अपने को इधर इंटरेस्ट मिला, जुलाई में नहीं मिला, अगस्त में नहीं मिला, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने में नहीं मिला। 1 दिसंबर को तो परचेज, तो दिसंबर का महीना इधर काउंट नहीं हुआ, तो 5 महीना 5 डिवाइडेड बाय 12 कैलकुलेट करते हैं, 40 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, तो इंटरेस्ट कितना आया 2000। अभी क्या करेंगे, ये जो परचेज कर रही थी भगवती, वो कौन से प्राइस पे परचेज कर रही थी, कम इंटरेस्ट पर। तो कम इंटरेस्ट में जो अपन कॉस्ट निकालते हैं उसमें वो कॉस्ट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्राइस और इंटरेस्ट प्राइस दोनों भी मिला होता है। तो अपने को क्या करना है, अभी एक्चुअल कॉस्ट निकालना है। तो कैसा निकलेगा, हम क्या करेंगे, कम इंटरेस्ट में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो अपने को क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। कम इंटरेस्ट कितना है, कम इंटरेस्ट का कॉस्ट कितना आया था 43,200, इंटरेस्ट कितना है 2000, माइनस करो तो कॉस्ट कितना आया 41,200। अब ये क्या किए हैं, परचेज किए, तो परचेज किए तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड। तो 1/12/2024 को क्या किए, परचेज, तो 2 बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में चाहिए तो रिटर्न परचेज लिख सकते हो अगर आपको नहीं समझ रहा है तो, सॉरी, 2 बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 6, नॉमिनल वैल्यू कितना था अपना 40,000, तो नॉमिनल वैल्यू 40,000, इंटरेस्ट कितना आया अपना 2000, तो इंटरेस्ट 2000, कॉस्ट कितना आया अपना, ये नहीं लेना है, ये लेना है क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है, तो कम इंटरेस्ट में कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, तो अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं कॉस्ट में से, तो अपने को मिलता है एक्चुअल कॉस्ट कितना आया 41,200। ठीक है,
समझा। अब दिसंबर में 2 ट्रांजैक्शन थे, एक दिसंबर को परचेज करी थी और 31 दिसंबर को उसको इंटरेस्ट मिल रहा था। तो वर्किंग नोट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2024। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? नॉमिनल वैल्यू पर। अभी आपको मैंने आपको बताया कैसा, जो मैं आपको नहीं कैलकुलेट किया वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है। पहले डेबिट के साइड के नॉमिनल कॉलम को ऐड करो और उसको माइनस करो क्रेडिट के कॉलम के नॉमिनल अमाउंट से। यानी आपको ऐड करना है डेबिट कॉलम का नॉमिनल वैल्यू, जो भी अमाउंट आएगा उसको माइनस करना है किससे? क्रेडिट साइड के नॉमिनल अमाउंट के टोटल से। ठीक है, तो पहले डेबिट का ऐड करेंगे 80,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000, तो अपना आया 1,90,000। अब माइनस करेंगे उसको क्रेडिट के साइड के नॉमिनल अमाउंट के टोटल का। 30 एक ही अमाउंट है नॉमिनल में क्रेडिट में, तो माइनस 30,000। तो आपका नॉमिनल वैल्यू 31 दिसंबर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने कितना आया? 1,60,000। ऐसा क्यों करना है सर? क्योंकि इसलिए हम ऐसा करते हैं इसमें, क्योंकि बीच में वो खरीद रही है और बेच भी रही है ना, तो इंटरेस्ट जो कंपनी जो इंटरेस्ट होती है ना टोटल इन्वेस्टमेंट पे देती है। इसलिए अपन ऐसा टोटल इन्वेस्टमेंट वो कितना खरीदी और कितना बेची वो सब कैलकुलेट करके वो करते हैं। 1,60,000 आया इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू पिछले बार इंटरेस्ट जून में मिला 30 जून को मिला ना, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर है तो दिसंबर का महीना भी काउंट होगा। अगर 1 दिसंबर होता तो दिसंबर का महीना काउंट नहीं होता। तो 6 डिवाइडेड बाय 12, तो क्या 1,60,000 डिवाइड इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो इंटरेस्ट कितना आया? 9,600। इंटरेस्ट आया तो इनकम आई, तो इनकम हुई तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 दिसंबर 2024 बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट चाहिए तो लिख दो इंटरेस्ट। वर्किंग नोट नंबर 7, डायरेक्टली इंटरेस्ट कॉलम में कितना? 9,600। समझा? तो अब दिसंबर हो गया, जनवरी में अभी तो यहाँ से 2025 चालू हो गया। जनवरी में कुछ नहीं है, एक फेब 2025 को क्या कर रही है? सेल्स कर रही है। सेल्स में थोड़ा झंझट होता है क्योंकि उधर अपने को फाइंड करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सेल्स कर रही है, तो वर्किंग नोट नंबर 8, सेल्स ऑन 1 फेब 2025 कितने डिवेंचर बेच रही है वो? 900। और कौन से प्राइस पे बेच रही है? एक्स इंटरेस्ट पे। तो एक्स इंटरेस्ट है तो मतलब सिर्फ खाली कॉस्ट होता है। एक्स इंटरेस्ट में अपने को इंटरेस्ट कॉस्ट में से इंटरेस्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती एक्स इंटरेस्ट के अंदर। चलो, तो कितने डिवेंचर बेच रही है वो? 900 डिवेंचर बेच रही है। एक डिवेंचर कितने में बेच रही है? 97 में। तो टोटल ऐसा 900 बेच रही है, तो टोटल कितना? ये सब ब्रैकेट बना के लिखो एक्स इंटरेस्ट। तो एक डिवेंचर वो 97 में बेच रही, तो टोटल कितना बेच रही डिवेंचर? 900 इंटू 97, तो आपका कॉस्ट कितना आया? 87,300। आपका कॉस्ट आया 87,300। आप क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? नॉमिनल वैल्यू पर। तो नॉमिनल वैल्यू क्या होगा? 900 डिबेंचर बेच रही थी और फेस वैल्यू है अपना 100, तो 900 इंटू 100, तो आपका नॉमिनल वैल्यू होगा 90,000। 90,000 इंटू 12 रेट अपॉन 100 इंटू पिछले बार इंटरेस्ट अभी अपने को दिसंबर में मिला, 31 दिसंबर को अपन ने इधर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ना, तो अभी पिछले बार इंटरेस्ट अपने को 31 दिसंबर में मिला, तो 30 दिसंबर का महीना काउंट नहीं होगा। जनवरी सिर्फ एक ही महीना,
क्यों? क्योंकि वो 1 फ़ेब को तो बेच रही है, तो फ़ेब का महीना काउंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ एक ही महीना 1 डिवाइडेड बाई 12। तो अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट 90,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। इंटरेस्ट कितना आया? 900। कॉस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला, नॉमिनल वैल्यू। अभी अपन ने क्या किया है? बेचा है, तो बेचा है तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट से वर्किंग नोट नंबर 8। नॉमिनल वैल्यू कितना आया? 90,000। इंटरेस्ट कितना आया? 900। कॉस्ट कितना आया? 87,300। ठीक है। इधर अपन ने अभी 1 फ़ेब 2025 को क्या किया? इन्वेस्टमेंट भेजा, 900 इन्वेस्टमेंट भेजा एक्स इंटरेस्ट पे। एक्स इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, तो अपन ने उसके बाद फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ओके, अब इधर अपन ने 1 फ़ेब को सेल्स किया, अब बेचा, तो अपन ये देखेंगे अपन ने इन्वेस्टमेंट बेचा था और उसको बेच के अपने को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो उस वो देखने के लिए सबसे पहले अपने को कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बताया। कॉस्ट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज सोल्ड अपॉन नंबर ऑफ टोटल सिक्योरिटीज इंटू टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ सेल्स। इससे आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस मिलेगा। फिर अपन देखेंगे दोनों सेल्स प्राइस, ये अपन ने जो फाइंड किया ये अपने को मिला इतना, ये 900 इन्वेस्टमेंट अपन ने इतने में बेचा, 87,300 में इतने में बेचा। खरीदा कितने में था अब वो हम फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सिक्योरिटीज सोल्ड अपॉन नंबर ऑफ टोटल सिक्योरिटीज इंटू टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ सेल। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज सोल्ड कितना बेचा? 90,000 अपॉन नंबर ऑफ टोटल सिक्योरिटीज, टोटल सिक्योरिटी। तो आपको क्या करना है? आपका जो नॉमिनल अमाउंट का कॉलम रहेगा डेबिट साइड का, वो नॉमिनल अमाउंट के कॉलम के डेबिट साइड के अमाउंट को सब ऐड करना है और उसको माइनस करना है क्रेडिट साइड के नॉमिनल अमाउंट के कॉलम से। सिर्फ इतना याद रखना, आप जो डेट को सेल्स कर रहे हो वो डेट की एंट्री की ट्रांजैक्शन को आपको माइनस नहीं करना। अब जैसे कि ये डेट का अपन प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है अपन फाइंड कर रहे हैं, तो ये डेट का अपन कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये डेट पे अपन फाइंड करें ना कि अपने को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इस वजह से इसके नॉमिनल वैल्यू माइनस नहीं होगा और कॉस्ट भी माइनस नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो 80,000 प्लस 70 प्लस 40, तो आपका डेबिट का आएगा 1,90,000। 1,90,000 में से माइनस करोगे 30,000 तो आपको आएगा 1,60,000। तो नंबर ऑफ टोटल सिक्योरिटी में क्या लिखोगे? 1,60,000। इधर थोड़ा वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैंने वीडियो रुका के ओके। ठीक है, उसके बाद अब क्या? टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट, तो कॉस्ट के कॉलम को ऐड करेंगे, पहले डेबिट के साइड के कॉस्ट को कॉलम को ऐड करो, फिर उसमें से माइनस करो क्रेडिट साइड के कॉस्ट कॉलम को। तो 76,000 प्लस 1,500 प्लस 68,600 प्लस 41,200, तो 1,87,300। उसमें से माइनस करेंगे 30,000। सिर्फ 30,000 ही माइनस करना है, क्योंकि ये 1 फ़ेब का तो अपन अभी सॉल्व करें, तो इसका कॉस्ट माइनस नहीं करना। तो आंसर आया कॉस्ट का 1,57,300। 1,57,300। 1,57,300। अब क्या करोगे? अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा मैंने जगह कर लिया। तुम लोग को लग रहा होगा वर्किंग नोट बहुत बड़ा है। वर्किंग नोट बहुत बड़ा नहीं, आप एक पेज में भी ऐसा 3 रो बना के कर सकते हो, इतना बड़ा नहीं है। मैं आप पहला टाइम कर रहा है इसलिए मैंने एकदम खुला खुला लिखा हो ताकि आपको समझ आ सके। 90,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 1,57,300, तो कितना अमाउंट आया? 88,482। 88,481
0.25 आ रहा है। देखो 88,481.25, तो पॉइंट के बाद डिजिट है तो अपन ये 81 को 82 कर देंगे। पॉइंट के बाद डिजिट रिकरिंग आ रहा है ना, तो उसको अपन राउंड फिगर करके लिख देते हैं 88,482। ये क्या आया आपका कॉस्ट आया, कॉस्ट प्राइस, यानी आपने 900 इन्वेस्टमेंट इतने में खरीदा था, बेचा कितने में 87,300, यानी 900 इन्वेस्टमेंट बेचा 87,300 में और ख़रीदा था 88,482 में, मतलब लॉस हुआ। ख़रीदा था 88,482 में और बेचा तो सिर्फ मिला 87,300, तो लॉस हुआ। तो कितने का लॉस हुआ, तो लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या था आपका 88,482 माइनस सेल्स प्राइस क्या आया 87,300, माइनस करो तो आपको कितना लॉस हुआ वो मिल जाएगा 88,482 माइनस 87,300, तो आपको लॉस हुआ 1,182 का। लॉस हुआ तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड। लॉस हुआ तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट बेचने के टाइम लॉस हुआ तो लिखोगे क्रेडिट साइड। तो इधर डेट लिखोगे 1 फ़रवरी, ये ऊपर की डेट है, वो तो मैंने 1/12 लिख दिया था इसलिए काट करके नीचे लिखा। अभी तो लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, अब ब्रैकेट बना के चाहिए तो लिख दो लॉस। वर्किंग नोट नंबर 9, डायरेक्टली कॉस्ट कॉलम में कितना आया 1,182। अब क्या आप सब ट्रांजैक्शन हो गए कंप्लीट, एक ये लास्ट ट्रांजैक्शन था। अब क्या आप क्लोजिंग करेंगे, तो सब फटाफट सबका टैली कर लेते। चलो पहला नॉमिनल के कॉलम का टैली करेंगे, ठीक है। पहले नॉमिनल के साइड का टैली करेंगे, डेबिट क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आएगा ज़्यादातर, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये अपना डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा इतना वो नहीं कि हमेशा ज़्यादातर डेबिट साइड ही ज़्यादा आता है, ठीक है। तो 1,90,000 आ रहा है डेबिट साइड। अब क्या उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे, दोनों उधर लिख दो 1,90,000 1,90,000। अब क्या करोगे, माइनस करो 30,000 माइनस 90,000, तो कितना आया 70,000। इसको नाम क्या दोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये अपन ने फाइंड किया ना इसलिए कैरिड डाउन। डेट लिखो 31 मार्च 2025, ठीक है। अब इसके ऊपर तुमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट नॉमिनल वैल्यू पे जो भी लास्ट एंडिंग ईयर एंड में आपको नॉमिनल वैल्यू पे क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आप अभी इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैसा कैलकुलेट करोगे, कितना बैलेंस आया 70,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू पिछले बार इंटरेस्ट कब मिला, हाँ पिछले बार दिसंबर 31 दिसंबर को मिल चुका है, ठीक है। तो दिसंबर, तो जैन फेब और मार्च, क्योंकि 31 मार्च है ना, तो 3 महीना 1 2 3। इधर क्या है, क्लोजिंग है, 31 मार्च को क्या है, क्लोजिंग। तो उसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। तो 3 महीना कहाँ से आया, लास्ट टाइम अपने को 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिला, तो जैन में नहीं मिला, फेब में नहीं मिला, अब 31 मार्च को मिलेगा, तो मार्च का पूरा महीना काउंट होगा। तो 3 डिवाइडेड बाय 12, तो इंटरेस्ट कितना आया 2,100। तो इंटरेस्ट कितना आया 2,100। अभी इंटरेस्ट के कॉलम का टैली करो। इंटरेस्ट साइड जो है क्रेडिट साइड ही ज़्यादा रहेगा, इंटरेस्ट कॉलम हमेशा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा रहेगा और इंटरेस्ट का बैलेंस जो है वो डेबिट साइड है, ठीक है। तो इसलिए क्रेडिट साइड करके देख लेना कौन सा, इस सम में क्रेडिट साइड मतलब इंटरेस्ट का क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कभी कभी डेबिट साइड भी ज़्यादा हो, इस सम में मगर क्रेडिट साइड है 900 प्लस इसको भी ऐड करना है। ये जो अपन ने इंटरेस्ट अभी लास्ट ईयर एंड का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किए उसको भी आपको ऐड करना है टोटल में,
तो इंटरेस्ट कितना आया 17,100 12। तो टोटल इधर भी लिख देंगे 17,100। अब इसको डेबिट में से माइनस करेंगे 2,400 माइनस 1,400 माइनस 2,000, तो बैलेंस कितना आया 11,000, पेज वो टूट रहे 300। तो ये बैलेंस को क्या नाम दोगे, इसको नाम दोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस नहीं नाम दोगे, इसको नाम दोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आपका ये प्रॉफिट बना एक तरीके से। क्या ईयर एंड डेट क्या है 31 मार्च 2025। ठीक है, ये समझा। इसको आपको बैलेंस नहीं नाम देना है, इसको आपको देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो अब इसका क्या, अब कॉस्ट के कॉलम का टैली करेंगे। मगर कॉस्ट के कॉलम का जब तुम टैली कर रहे हो ना, तो ये बात दिमाग में रखो, जब भी आपको क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दिया है ना, हमेशा याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दिया है, अब इस क्वेश्चन में ये सा मार्केट वैल्यू दिया है, तो आपको ये देखना है कि आपकी कॉस्ट वैल्यू कम है कि मार्केट वैल्यू कम है। दोनों में से जो वैल्यू कम रहेगी वो आपको कॉस्ट के बैलेंस में लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल समझ लो मार्केट वैल्यू कम है कॉस्ट वैल्यू से, मतलब अभी हम कॉस्ट का टोटल करेंगे, इधर डेबिट साइड ही ज़्यादा है कॉस्ट कॉलम का भी, तो बैलेंस किधर आएगा क्रेडिट साइड। तो पहले डेबिट का टोटल करेंगे, फिर उसमें से जो भी माइनस करेंगे क्रेडिट के इसको, फिर जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा वो बैलेंस अमाउंट को लेंगे और ये बैलेंस मार्केट वैल्यू को देख लेंगे। वो दोनों में से जो भी कम रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट वैल्यू कम है तो अपन इधर मार्केट वैल्यू लिखेंगे। अगर अपन इधर मार्केट वैल्यू लिखा तो आपका कॉस्ट कॉलम टैली नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर अपन ने मार्केट वैल्यू लिखा। तो मार्केट वैल्यू अभी आगे आके बताता हूँ। चलो कॉस्ट कॉलम का टोटल करो 76,000, डेबिट साइड ही ज़्यादा है, 76,000 प्लस 1,500 प्लस 68,600 प्लस 41,200, तो आपका कितना आया 1,87,300, 1,87,300। अब माइनस ये डेबिट साइड आ रहा है, अब इधर किधर बैलेंस किधर कॉस्ट का क्रेडिट साइड ही आएगा, माइनस करो 30,000 माइनस 87,300 माइनस 1,182। तो आपका जो कॉस्ट का बैलेंस आ रहा है, कॉस्ट का जो इधर बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 86,880। ये कॉस्ट वैल्यू है आपका बैलेंस में। तो अभी ये देखना है ये कॉस्ट वैल्यू आपकी छोटी है कि मार्केट वैल्यू आपकी छोटी। क्या देखना है आपको, आपकी कॉस्ट वैल्यू छोटी है कि मार्केट वैल्यू छोटी। आपकी कॉस्ट बैलेंस कितना आया मैंने आपको बता दिया, डेबिट का टोटल ज़्यादा आया था, अपने क्रेडिट अमाउंट में से माइनस किया तो अपने का कॉस्ट का बैलेंस कितना आया 68,880। अब मार्केट वैल्यू कितना दिया है 67,500। अब 67,500 छोटा है ना, ये छोटा है क्या 67,500 छोटा है, 67,500 छोटा है ना, समझा। तो आपको इधर मार्केट वैल्यू लिखनी है, आपको डिफरेंस देखना है, कॉस्ट वैल्यू कम है कि मार्केट वैल्यू कम है। तो कॉस्ट वैल्यू कैसा निकला, डेबिट साइड ज़्यादा था उसमें तो अपने क्रेडिट साइड के कॉलम को माइनस किया, तो अपना कॉस्ट बैलेंस जो आया वो अपना कॉस्ट का कॉस्ट वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू दिया है तो आपको ये डिफरेंस देखना है। अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं देखना है, दिया है क्वेश्चन में अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, जो आपका कॉस्ट का बैलेंस आ रहा है वो ही आपको कॉस्ट के बैलेंस में लिखना है। अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दिया है तो आपको डिफरेंस देखना है। अब इधर मार्केट वैल्यू दिया है तो अपन इधर मार्केट वैल्यू छोटी निकली, तो मार्केट वैल्यू छोटी निकली तो अपन इधर मार्केट वैल्यू लिखा। अब इधर अपना कॉस्ट का कॉलम जो है वो टैली नहीं होगा। ठीक है, ऐड करके देखो आपका 1,87,300 आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपने इधर मार्केट वैल्यू लिखा, आना क्या चाहिए था कॉस्ट वैल्यू। ऐड करके देखो कितना आना चाहिए 1,87,300, तो अपन ऐड करके देखते 30,000 प्लस 87,300 प्लस
182 और प्लस 67,500। तो आपका कॉस्ट का बैलेंस कितना आ रहा है? अभी कॉस्ट का टोटल आ रहा है, अगर आपने मार्केट वैल्यू लिखा है तो आ रहा है 1,85,982। आना कितना चाहिए? 1,87,300। तो अभी टैली नहीं हो रहा, तो टैली होने के लिए क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है कि आपको रिटर्न आपके कॉस्ट के मार्केट वैल्यू आपने अगर लिखा है तो मार्केट वैल्यू को लेना है और कॉस्ट के कॉलम को रिटर्न टोटल करना है। ये आपने अभी मार्केट वैल्यू लिखा तो मार्केट वैल्यू को लेंगे और कॉस्ट के कॉलम को रिटर्न टोटल करेंगे। फिर टोटल करके अपना अमाउंट कितना आया? 1,85,982। फिर उसको टोटल में से आपका टैली टोटल कितना आया था? 1,87,300। उसमें से माइनस कर देंगे 1 लाख। तो आपका बैलेंस आ रहा है माइनस में देखो 1,01,318। तो इसको नाम क्या दोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। डायरेक्टली कॉस्ट कॉलम में लिखना है, इंटरेस्ट और नॉमिनल में नहीं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट क्या लिखोगे? 31 मार्च 2025। ठीक है, तो हो गया आपका सम कंप्लीट। इसके लिए मैंने आपको इंटरेस्ट अपने जो कैलकुलेट किया उसका वर्किंग नोट बनाना नहीं सिखाया। तो वर्किंग नोट इसका बनाना है आपको। कैसा बनाओगे? क्लोजिंग पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उसके ऊपर वर्किंग नोट बना। तो वर्किंग नोट कैसा बनाओगे आप? तो इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2025। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 70,000 इंटू 12/100 इंटू 3 मंथ आए थे लास्ट टाइम अपने को, दिसंबर में मिला था। तो जनवरी डिवाइडेड बाय अपना इंटरेस्ट कितना आया? 2,100। तो ये था आपका पूरा सम। सी लेक्चर थोड़ा लंबा बना है। मैंने पहला ही सम ये वाला क्यों लिया? क्योंकि आपको पहले ही लेक्चर में थोड़ा तभी समझ आ सके। मैं चाहिए रहता तो पहला लेक्चर में आपका बेसिक वाला सम ले लेता, मगर मैं पहला ही लेक्चर में ये वाला सम क्यों लिया? क्योंकि आपको पूरी ए सम में पूरी एक मार्केट वैल्यू भी आ गया और वो भी आ गया। ये सम समझ गए तो मतलब समझ जाओ कि आपका डिबेंचर वाला पार्ट क्लियर हो गया। अगर आपने ये वाला सम समझ गया हो तो आपका डिबेंचर वाला पार्ट क्लियर हो गया। सिर्फ एक चीज़ बाकी, अगर आपको कॉस्ट दी है वो आपका आगे के लेक्चर में बता। इसलिए ये समझा तो मतलब आपका डिबेंचर वाला इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट आपका क्लियर। इसलिए मैंने पहले ही लेक्चर में पहला ही सम ये लिया हो। ठीक है, तो ये था आपका सल्यूशन। बहुत आसान है, सिर्फ आपको वर्किंग नोट प्रॉपर बनानी आनी चाहिए। और ये आपकी वर्किंग नोट है। फिर वर्किंग नोट आपको लग रहा है बहुत बड़ी है, बड़ी नहीं है। मैंने एक्चुअली वो थोड़ा खुला लिखा इसलिए आपको लग रहा है। ठीक है, ये आपका है वर्किंग नोट। प्रॉपर वर्किंग नोट बनाओगे तो आपका सम प्रॉपर होगा, वैल्यू प्रॉपर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस लेक्चर में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।